वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड हैं और NCERT और SCERT आधारित अगर आप जनरल स्टडीज़ का पेपर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आज की इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित SCERT और NCERT आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो BPSC पैटर्न के जैसे 5 ऑप्शन पे बनाए गए हैं। इन सभी पेपर की आप मेरे इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है बिहार शिक्षक बहाली के नाम से। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर नोट सभी NCERT और SCERT आधारित है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। और चलिए यहाँ पे हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज महत्वपूर्ण हम लोग करते हैं गांधी इन बिहार। क्या नाम है? गांधी इन बिहार। गांधी इन बिहार के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, काली किंकर दत्त, रमेश दत्त, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। गांधी इन बिहार के रचनाकार हैं डॉक्टर काली किंकर दत्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और यहाँ पे एक बुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी रिलेटेड है, गांधी एंड बिहार। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बुक था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गांधी इन बिहार, तो ये काली किंकर दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि पोखरण प्रथम का परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में 2 पोखरण परमाणु परीक्षण हुए थे, पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये पोखरण प्रथम जो हुआ था ये इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। दूसरा पोखरण परीक्षण जो हुआ था, परमाणु पोखरण परीक्षण, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय किया गया था। तो प्रथम पोखरण परीक्षण इंदिरा गांधी के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ये कथन किसका था? सी गोपालाचारी, सरदार पटेल, राधा कृष्णन, टी कृष्णमाचारी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टी कृष्णमाचारी का ये स्टेटमेंट था कि अगर हिंदी थोपा गया तो भारत से बहुत से लोग अलग हो जाएंगे, यानी दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। किसका स्टेटमेंट था? टी कृष्णमाचारी का स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या थी? आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या थी? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली थी? माउंट बेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत? माउंट बेटन योजना के तहत भारत को क्या मिला था? आज़ादी मिला था। माउंट बेटन योजना के तहत जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी उस समय भारत के पास कौन सी समस्या थी? तो नेतृत्व की समस्या तो नहीं थी, लेकिन समस्या क्या था? देशी रियासत का विलय और शरणार्थी की समस्या। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन हुए थे उसके कारण से शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? 4 का ई नंबर होगा, 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुट निरपेक्षता नीति इन 2 देशों के बीच मतभेद से उत्पन्न हुई थी। गुट निरपेक्षता नीति किन 2 देशों के मतभेद से उत्पन्न हुई थी? रूस अमेरिका, रूस जापान, रूस इंग्लैंड, चीन भारत। तो ये रूस और अमेरिका के गतिरोध के कारण ये गुट निरपेक्षता जो मतभेद हुआ था, इसके कारण गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गुट निरपेक्षता नीति के जन्मदाता भी रहे थे। चलिए एक स्टेटमेंट है कि आज़ादी के 27 वर्षों के बाद भी लोग भूखे और बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। कितने वर्षों के बाद? आज़ादी के 27 वर्षों के बाद लोग भूखे और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ये किसने कहा था? जगजीवन राम, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण ने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। क्या कहा था? कि 27 वर्षों के बाद भी भारत में गरीबी और भूखमरी की समस्या उत्पन्न है। और यही संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता थे। संपूर्ण क्रांति जो भारतीय कांग्रेस के खिलाफ आपातकाल के कारण लाया गया था। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में भारत में स्थापना का आधार क्या रहा था? संसदीय व्यवस्था, विदेश नीति का संचालन, गुट निरपेक्षता नीति का ध्यान में रखना, राज्यों का पुनर्गठन। भारत की लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट है, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण है,
वह भारत की स्थापना का आधार रहा था संसदीय व्यवस्था। विदेश नीति का संचालन भारत के पास आज़ादी के समय से ही बहुत बेहतर था। गुटनिरपेक्षता नीति का भी भारत ने ध्यान रखा था। और राज्यों के पुनर्गठन और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो इसके कारण हो जाएगा एक से अधिक। गुटनिरपेक्षता नीति को भारत इसलिए ध्यान रखा था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वैसे ही कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो भारत अपने आप को इससे दूर रखा था। तो ये लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए ये सभी जो ऑप्शन देख रहे हैं वो क्या है, करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत के किस शहर में सॉफ्टवेयर का विकास केंद्र स्थापित किया है? माइक्रोसॉफ्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत के किस शहर में सॉफ्टवेयर विकास का केंद्र का स्थापना किया है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। चलिए आगे देखिए कि गुटनिरपेक्षता नीति इन दो देशों के बीच मतभेद से उत्पन्न हुई थी, हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें किसने कहा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक फायदा होगा लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी? किसने कहा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक तो फायदा हो सकता है लेकिन अंत में तबाही मिलेगी? महात्मा गांधी, मीराबेन, कस्तूरबा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यह स्टेटमेंट था मीराबेन का। मीराबेन कौन थी? मीराबेन महात्मा गांधी की फॉलोअर थी और ये विदेशी थी, लेकिन महात्मा गांधी से ये काफ़ी प्रभावित थी, जिसके कारण से ये भारत में आ गई थी और महात्मा गांधी के नीतियों का अवलोकन करती थी। मीराबेन, महात्मा गांधी ने इस महिला का नाम क्या रखा था? महात्मा गांधी ने इस विदेशी महिला का नाम मीराबेन रखा। क्या रखा? मीराबेन रखा। आगे चलिए देखिए, 1990 के दशक में ये जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपके SCERT में दिए हुए हैं, आपका 1885 से 1947 तक क्लास जो आपका रिलेटेड है वह क्लास है अतीत से वर्तमान भाग 3 क्लास 8 में ये सारे क्वेश्चन आपके थॉट दिए हुए हैं, तो उसी से ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 1990 के दशक में तेज आर्थिक विकास ने किस क्षेत्र को सर्वाधिक बढ़ोतरी दी थी? राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, कौन से क्षेत्र को दिया था? औद्योगिक क्षेत्र को दिया था। क्या था 1990 के दशक में तेज आर्थिक विकास क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय LPG आया था। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके कारण क्या हुआ था कि एक नई व्यापार नीति का भारत में आगमन हुआ था, जिसके कारण से भारत में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण हम लोग कर रहे हैं ये आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इतिहास, जो इसी चैनल में इतिहास से जो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, जिसमें प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का, और एक महामैराथन का भी इतिहास प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन का वहाँ पे कंटेंट है जो SCERT और NCERT आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों का अस्तित्व कब तक रहा था? भारत कब स्वतंत्रता प्राप्त किया था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत में दो लोग रूल करते थे, एक था आपका ब्रिटिश भारत, एक क्या था? ब्रिटिश भारत, और एक क्या था आपका जो रियासत भारत थे, जो प्रोविनेंशियल थे, जो रियासत भारत थे। ठीक है, तो ये जो दो भारत की जो कल्पना आई थी, तो इसमें ब्रिटिश भारत से तो 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने आज़ादी पा लिया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत में रियासतों का अस्तित्व कब तक बना रहा? 31 अक्टूबर 1952, 31 अक्टूबर 1953, 31 अक्टूबर 1954, 31 अक्टूबर 1956। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर 1956 तक। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी रियासतों का अस्तित्व बना रहा 1956 तक। भाषा के आधार पर ये सभी क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है। भाषाई आधारों पर राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था? 1915, 1925, 1945, 1956। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वह कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। और ये जो आंध्र प्रदेश बनाने में श्री रामुल्लू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिन्होंने भूख हड़ताल करके अलग राज्य पुनर्गठन कानून को पास करवाया था। राज्य पुनर्गठन की जो कानून आया था, ये भारत के कानून से भी एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये विदेशों में आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन कानून आने के पीछे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही 1920 के दशक में ये घोषणा किया था कि अगर जिस समय भारत आज़ाद होगा तो हम भारत के अंतर्गत राज्यों का क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। जिस तरीके से फ्रांस और दूसरे देशों में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उसी चीज़ का यहाँ पे भी राज्यों के पुनर्गठन में अवलोकन किया गया और भारत में भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पंजाब से हरियाणा का भी पुनर्गठन हुआ, अलग किया गया। तो पंजाब से हरियाणा को कब अलग किया गया? तो 1960 में। कब अलग किया गया? 1960 में। ठीक है, 1960 में। चलिए आगे देखिए कि अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। बंगाल से बिहार को क्या किया गया? अलग किया गया। फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया। किसे अलग किया गया? उड़ीसा को अलग किया गया। अब आइए 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में यहाँ पे फिर बिहार से अलग किया गया एक राज्य। उस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। 15 नवंबर को ही क्यों अलग किया गया था? क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म तिथि था, बिरसा मुंडा का। ठीक है, और बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर ही झारखंड यानी बिहार के दक्षिणी पठार को अलग करके एक नए राज्य को अस्तित्व में लाया गया था, जिसे झारखंड के नाम से जानते हैं। वो भारत के किस क्षेत्र में बोडोलैंड का गठन की मांग एक आंदोलन के रूप में लिया है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, इनमें से कोई नहीं। बोडोलैंड का नाम आपने सुना होगा। इसका संबंध है पूर्वोत्तर भारत से। कहाँ से? पूर्वोत्तर भारत से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। आगे क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पे। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा था कि संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका आत्मा भारत में नहीं बसता है? एक स्टेटमेंट है जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं। किसने कहा था कि संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका आत्मा भारत की आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है? क्या है? किसने कहा था कि संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका आत्मा, जिन आदर्शों पर आधारित है उनका आत्मा भारत की आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी, लक्ष्मी नारायण साहू, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लक्ष्मी नारायण साहू ने ये स्टेटमेंट को दिया था। ठीक है, क्या दिया था? जरा देखिएगा कि संविधान जिस आदर्शों पर आधारित है तो उनका आत्मा भारत की आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में किसने प्रश्न उठाया था? किसने प्रश्न उठाया था? इस क्वेश्चन को देखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एच जे खांडेकर, मीराबाई, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बी इज राइट आंसर। एच जे खांडेकर ने यह प्रश्न को उठाया था कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण का व्यवस्था किया जाए। चलिए आगे देखते हैं, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से रिलेटेड है और कंटिन्यू हम आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रैक्टिस। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका सही 26 जनवरी 1930। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनकर तैयार हो गया था और इसको बनने में लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इस संविधान की जो पहली जो शुरुआत हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के जगह पर परमानेंट स्पीकर के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया गया था, पार्शियली इसे एडॉप्ट किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को। क्यों लागू किया गया था, रुका क्यों गया था? लगभग 45 दिन के आसपास में। तो ये 26 जनवरी को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में
झंडा फहराया था। तो इस 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को फहराया गया। भारत में इनमें से कौन सी मूल समस्या स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनी रही? सांप्रदायिकता, जाति, अमीरी गरीबी, शहरी और ग्रामीण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत में आज़ादी के बाद सांप्रदायिकता भी बनी रही, जातिवाद भी बना रहा, अमीरी गरीबी भी बना रहा, शहरी और ग्रामीण अंतर भी बना रहा। तो इस कारण से इसके सभी आंसर क्या हो जाएंगे? एक से अधिक। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि अब वक्त आ गया है? किसने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि जब हम अपने वादों को पूरी तरह से तो नहीं, किसने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वादों को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी हद तक पूरा करेंगे? किसका ये स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यह स्टेटमेंट था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका स्टेटमेंट था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, अगर कोई सुझाव भी है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन या आंसर में अगर कोई एरर आता है या कुछ अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो आप ज़रूर बेहिचक आप उसको आंसर में आप करें, कमेंट में करें। जितना हो सकेगा हम कोशिश में रहते हैं कि आपको आंसर प्रोवाइड करवाएं। और यहाँ पे चलिए तो और एक बात और कि वीडियो को थोड़ा शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बताइए कमेंट में कि कंटेंट आपको कैसा लगा। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? अहमदाबाद, चंपारण, खेरा, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में सबसे पहली बार चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी का अगर सत्याग्रह से संबंधित है तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह का जो हुआ है वह कहाँ हुआ है? बिहार के चंपारण में, तीनकठिया पद्धति के खिलाफ। किस पद्धति के खिलाफ? तीनकठिया पद्धति के खिलाफ। और ये तीनकठिया पद्धति में क्या था? किसानों को जबरन बागान मालिकों के द्वारा नील उत्पादन कम मुनाफे में करवाया जाता था। केसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागा था? केसरे हिंद, नाइटहुड, ये दो महत्वपूर्ण उपाधि जिसको त्यागा गया था। तो नाइटहुड को रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, आरटी ने त्यागा था। क्यों त्यागा था? क्योंकि जो जिस तरीके से जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था, कब? 13 अप्रैल 1919 को। तो इस कारण से इन लोगों में क्षुब्धता था अंग्रेज के प्रति, महात्मा गांधी का भी और रविंद्रनाथ टैगोर का भी। तो इस कारण से केसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को मिला था वह केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान जाइए कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। एशिया कॉन्टिनेंट में ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका जो लिटरेचर था वो गीतांजलि था, यानी गीतों का संग्रह। इनके दो रचना, एक जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है और दूसरी रचना अमार सुनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, शोषण की खुली छूट मिली, समाचार स्थापित करने के लिए अनुदान दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब है? सबसे पहले ये जानिए, लेकिन इसके बारे में एक वन लाइनर हमने करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और ये भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। एक सुझाव है कि आप इतिहास के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर एक बार देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सब कंटेंट है, बिल्कुल आप उसे मिसिंग नहीं करें, क्योंकि बहुत प्लेलिस्ट को जब आप वॉच करेंगे, इस चैनल में जो भी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है जब आप वॉच करेंगे तो इतना आप मान के चलिए कि आपकी रिजल्ट रुकने वाली नहीं है। आपकी अगर प्लेलिस्ट अगर आपकी कंप्लीट है तो जनरल स्टडीज़ का आपका बहुत सा भाग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? बंग भंग क्या था? बंगाल विभाजन के बाद लोगों में क्षुब्धता था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस आधार पर किया था? लॉर्ड कर्जन ने बताया था प्रशासनिक आधार, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उत्पत्ति न हो, तो क्योंकि 1905 से पहले बंगाल के क्षेत्रों में धीरे धीरे लोग राष्ट्रवाद की ओर मूव कर रहे थे, जिस कारण से लॉर्ड कर्जन बंगाल के राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए उसने राजनीतिक और प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था ये धर्म के आधार पर बांटा गया, मुस्लिम बहुसंख्यक यहाँ पे हो गए, और पश्चिमी बंगाल जो बांटा गया यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हो गए, मेजोरिटी में हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? शोक दिवस मनाया गया,
लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया, लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध किया। सभी इसके आंसर सही होंगे। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में ये सभी घटना घटे थे। चलिए आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, राजनीतिक कारण, समानता के कारण और आर्थिक समानता के कारण। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीयता की जो भावना का विकास हुआ था, राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ था ये किस कारण से हुआ था? तो प्रशासनिक और न्यायिक एकरूपता, संचार साधनों का विकास, राजनीतिक कारण, समानता का कारण, आर्थिक कारण। राजनीतिक एवं समानता है, देखिएगा राजनीतिक एवं समानता का कारण तो सही है, राजनीतिक एवं समानता का कारण। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था, राष्ट्रीयता की भावना के विकास में संचार साधनों का विकास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा था। दूसरा राष्ट्रीयता भावना का एक और कारण क्या था? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता अंग्रेजों के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। राजनीतिक कारण भी रहा था, राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी स्थापना के बाद क्या किया था? उसे नज़रअंदाज करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 से स्थापना हुई है तो वह 1930 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो वेटेज दिया जाना चाहिए था वह वेटेज नहीं मिलता था। तो यह भी एक कारण रहा था। इस कारण से इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि को घटाकर 21 वर्ष से कितना वर्ष किया गया था? ये उस समय का सिविल सर्विस होता था, आईसीएस के नाम से जानते थे। और ये आईसीएस की परीक्षा में 21 वर्ष की उम्र को घटाकर न्यूनतम उम्र 19 वर्ष किया गया था। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 27 नंबर। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया था? प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। समाचार पत्रों ने स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को विचारों को लोकप्रिय बनाया था, क्योंकि समाचार पत्रों में जो बातें आते थे तो वे सभी बातें क्या थे? स्वतंत्र और लोकतंत्र से जुड़े हुए थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946 को, 15 व 16 अगस्त 1946 को। इसमें नोआखली में काफ़ी बड़े दंगे हुए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की सफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत में ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज की नीतियां, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत, कैबिनेट मिशन का निहित स्वार्थ, ये सभी इसके ऑप्शन सही हैं। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका निर्माण हुआ है? संविधान का। कैबिनेट मिशन योजना में 3 लोग आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। 1946 में ये योजना आया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैडम भीकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस, अमर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये मैडम भीकाजी कामा जो देख रहे हैं 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट शहर, ये कहाँ है स्टुटगार्ट? ये है जर्मनी का शहर। स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने भारतीय झंडे को क्या किया था? फहराया था। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर ये पहली कैरेक्टर हैं जो भारतीय झंडे को फहराए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी के रास्ते से पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे? देखिए यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी किस रास्ते से पहुंचे थे? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अफगानिस्तान के रास्ते सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे थे? जर्मनी पहुंचे थे। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया गया था? अगस्त 1942, अगस्त 1943, अगस्त 1944, अक्टूबर 1943। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगस्त 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम 1935 के तहत भारत में किस वर्ष चुनाव हुए थे? तो प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के तहत भारत में 1939, 1940, 1941, 1942, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि जो चुनाव हुए थे यह वर्ष 1937 में हुआ था, 1937 में, जिसका कार्यकाल रहा था 1937 से 1939, 1937 से 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो जो प्रांतीय मंत्रिमंडल था उन लोगों ने रिजाइन कर दिया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक, कौन सा टैंक है? ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर नहीं है ये, ग्वालियर टैंक मैदान से अहिंसक संघर्ष का आह्वान किया। और उस अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। तो ये ग्वालियर टैंक कहाँ पे है? मुंबई में, पुणे में, ग्वालियर में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
यह ग्वालियर टैंक है मुंबई में। कहाँ पे है ये ग्वालियर टैंक? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 35 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में इनमें से किसकी भागीदारी नहीं थी? किसान, विद्यार्थी, महिला, ग्रामीण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है भारत छोड़ो आंदोलन का कि इस आंदोलन एक जन आंदोलन था। यह आंदोलन क्या था? एक जन आंदोलन था। और जन आंदोलन में ये जन आंदोलन था, और इसी जन आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने खड़ा किया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जन आंदोलन के समर्थन में नहीं था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी बालू से, एक मुट्ठी रेत से हम आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसमें शामिल हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये किसान, विद्यार्थी, महिला, ग्रामीण सभी लोगों की इसमें सहभागिता था। इस जन आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये था कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था, यह स्वतः स्फूर्त था, यानी सेल्फ एक्टिव था। यह कैसा था? सेल्फ एक्टिव। कैसे और क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को अरेस्टिंग कर लिया जाता है, और इस अरेस्टिंग के बाद भारत में जो भी बड़े राष्ट्रीय स्तर के उस समय के जो राजनीतिक लोग थे, उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन फिर भी आंदोलन जो है वो स्वतः स्फूर्त था। आपने उषा मेहता का नाम सुना होगा, ये रेडियो से, गुप्त रेडियो से ये प्रसारण करती थी। कौन? उषा मेहता। चलिए आगे देखिए कि क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल, बिहार से रिलेटेड है क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल को किस जुर्म की सजा में फांसी दिया गया था? देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल को किस जुर्म में, तो पहला है लाहौर षड्यंत्र में, काकोरी ट्रेन डकैती में, चटगांव शस्त्रागार में, और चटगांव और फणींद्रनाथ घोष की हत्या में, फणींद्रनाथ घोष की हत्या में। अब इस क्वेश्चन को जरा कीजिएगा, जो बैकुंठ शुक्ल हैं ये क्रांतिकारी हैं। लाहौर षड्यंत्र जो संबंधित थे ये भगत सिंह से संबंधित था। काकोरी ट्रेन जिसमें 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। चटगांव शस्त्रागार जान ही रहे कि सूर्यसेन के द्वारा ये चलाया गया था, जिसमें चटगांव के जो आर्म्स डिपोट था उसको लूट लिया गया था। इसमें जो क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जो थे ये किस जुर्म में फांसी दिया गया था? तो फणींद्रनाथ घोष की हत्या के कारण। कौन था ये फणींद्रनाथ घोष? ये फणींद्रनाथ घोष था। भगत सिंह को जब फांसी की सजा का जब केस चल रहा था तो उसमें अंग्रेजों की तरफ से गवाही देने वाला कैरेक्टर था फणींद्रनाथ घोष। बैकुंठ शुक्ल ने इस फणींद्रनाथ घोष का हत्या कर देते हैं, और जिसके कारण से बैकुंठ शुक्ल को फांसी दिया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए कि 23 मार्च 1931 को इनमें से लाहौर षड्यंत्र केस में किसे फांसी नहीं दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस में किन्हें फांसी नहीं मिला था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रोशन सिंह, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 23 मार्च 1931 को भारत में 3 लोगों को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इस कारण से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह ने 1926 में एक पार्टी का भी स्थापना किया था, नौजवान सभा का। कौन सा सभा का? और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के भी ये संस्थापकों में से थे, जो 1928 में स्थापित हुआ था। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, यह कथन किसका था? बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, यह कथन किसका था? राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट किसका था? भगत सिंह का स्टेटमेंट था। भगत सिंह ने जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तो उन्होंने ये बात कहा था कि बहरे के कानों को सुनाने के लिए क्या चाहिए? धमाकों की जरूरत है, धमाकों की जरूरत है। किसका स्टेटमेंट था? भगत सिंह का। भगत सिंह देखिए कि भगत सिंह राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए कैसी क्रांति चाहते थे भारत में? भगत सिंह की राष्ट्रवादी रूप में जो औपनिवेशिक शासन था उसको समाप्त करने के लिए कैसी क्रांति चाहते थे? मजदूरों की क्रांति, किसानों की क्रांति, महिलाओं की क्रांति, हिंदू मुस्लिम की क्रांति, नवयुवकों की क्रांति, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इससे पहले भी जो भी दिया हुआ है वो भी आपके बहुत यूज़फुल कंटेंट है, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। 10-12 घंटे में आपका कंप्लीट प्लेलिस्ट एग्जामिनेशन से पहले आप वॉच कर लीजिए। ज्योग्राफी का क्लास 6 से लेकर 12 तक का है, हिस्ट्री का 6 से 12 तक का है, पॉलिटी का आपको क्लास 6 से 12 तक है, साइंस भी आपके क्लास 6 से लेकर 12 तक का है। यानी जो भी आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर है वो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो अपलोड है, जरूर वॉच कीजिएगा। कुछ आपको वीडियो इस बोर्ड पे भी मिलेंगे और कुछ पुराने वाले व्हाइट बोर्ड पे भी मिलेंगे, तो दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पे है। तो भगत सिंह ने राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए कैसी क्रांति चाहते थे? नवयुवकों की क्रांति नहीं, ये चाहते थे मजदूरों की क्रांति और किसानों की क्रांति, मजदूरों की क्रांति और किसानों की क्रांति। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि भगत सिंह की फांसी जब हुई थी तो वो कितने वर्ष के थे? भगत सिंह की फांसी की जब सजा हुई थी तो उनकी उम्र महज 23 वर्ष था। कितना वर्ष था? 23 वर्ष था। ठीक है, कितने वर्ष था? 23 वर्ष।
चलिए आगे देखिए कि झंडा सत्याग्रह भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ था। झंडा सत्याग्रह भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ था? कानपुर में, नागपुर, बारदोली, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। झंडा सत्याग्रह का संबंध है नागपुर से। कहाँ से? नागपुर से। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। झंडा सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो जमनालाल बजाज ने, इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जमनालाल बजाज ने। झंडा सत्याग्रह शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या था? झंडा फहराने की अनुमति प्राप्त करना, संविधान की मांग करना, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ कानून को न मानना, राजनीतिक आज़ादी को प्राप्त करना। झंडा सत्याग्रह के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ कानून को न मानना। ये झंडा सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य रहा था। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या था? महात्मा गांधी के आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या था? राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन का ज्ञान था महात्मा गांधी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इनकी ख्याति प्राप्त था, या स्थानीय मुद्दे को जोड़कर आंदोलन चलाते थे, अमीर वर्गों से क्रांति के लिए अनुदान इनको मिलता था, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। महात्मा गांधी के आंदोलन की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के आंदोलन की जो मुख्य विशेषता थी वह था क्या? कि वो जो भी आंदोलन को शुरू करते थे उसको स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन को चलाते थे। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, जैसे अगर आपने देखा होगा चंपारण का आंदोलन, स्थानीय मुद्दा, खेरा अहमदाबाद, स्थानीय मुद्दा। बाद में महात्मा गांधी ने जातीय संघर्ष को लेकर, जातीय नीतियों को लेकर भी इन्होंने दक्षिण भारत में भी आंदोलन को चलाया था, तो जिसमें मंदिर में प्रवेश को लेकर, तो वो भी क्या था? स्थानीय मुद्दे को जोड़कर ही किया गया था। तो महात्मा गांधी के आंदोलन की जो मुख्य विशेषता क्या था? मुख्य विशेषता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दे को जोड़कर कार्य करते थे। वन सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे शुरू किया गया था वन सत्याग्रह? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलिए 46 नंबर कीजिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऐसे इसका जो डेट है वह 1 जनवरी 1921 है, लेकिन इसे 1920 से 1922 माना जाता है। लेकिन 1922 में धरातल पर, 1920 में ये इसका कोई ग्राउंड सरफेस पे काम नहीं हुआ था, केवल ये मीटिंग और सम्मेलनों तक ही इस आंदोलन की शुरुआत कागजों पर ही रही थी। जो इसकी ग्राउंड लेवल की शुरुआत थी वह 1 जनवरी 1921 को थी। महात्मा गांधी को किस सुझाव पर असहयोग आंदोलन में किस सुझाव पर महात्मा गांधी ने स्वराज के मुद्दे को शामिल किया था? मौलाना स्वराज, देखिएगा, समझिएगा बात को। इससे पहले स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। लेकिन यहाँ पे जो स्वराज की जो जोड़ने की बात आ रही है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में स्वराज जोड़े थे। किसके कहने पे जोड़े थे? मौलाना मजरूल हक, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोतीलाल नेहरू, ब्रज किशोर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। डी इज राइट आंसर, ब्रज किशोर प्रसाद के कहने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में स्वराज के मुद्दे को जोड़े थे। खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम स्थापित किया गया। यह बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम कहाँ है? यह बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम है पटना में। पटना में एक जगह है दीघा, वहीं पे ये क्या है? सदाकत आश्रम है। ठीक है, सदाकत आश्रम है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगे इसमें देखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अपनी वकालत को छोड़ दिया था? मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के समय इनमें से मोतीलाल नेहरू, CR दास और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने वकालत को छोड़ दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी का ही स्टेटमेंट था कि स्टूडेंट कॉलेज जाना छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, लॉयर जो है वो कोर्ट जाना छोड़ दो, यानी जो भी अंग्रेजों के संस्था से जुड़े हुए थे उनके कार्यों को छोड़ दो, अंग्रेज स्वतः भारत से वो क्या हो जाएंगे? विदा ले लेंगे। खिलाफत आंदोलन का संबंध किस साम्राज्य से था? ऑटोमन साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मकदूनिया साम्राज्य। कौन से साम्राज्य से था खिलाफत आंदोलन का संबंध? खिलाफत आंदोलन का संबंध था ऑटोमन साम्राज्य से। ये खिलाफत आंदोलन था, तुर्क में खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, और ये खलीफा का जो पद होता था इस्लाम में एक पवित्र पद होता था, और इस पद को समाप्त किया जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध के अंगेस्ट में जाकर, क्योंकि तुर्की ने ब्रिटेन का विरोध किया था और इसके कारण ऑटोमन साम्राज्य की अस्तित्व पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया था। तो इस कारण से इस खिलाफत आंदोलन जो था ये भारत में भी प्रभावित हुआ था, और खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के पीछे दो ही मुख्य कारण थे, एक खिलाफत आंदोलन जिसमें मुस्लिम लोगों की सहभागिता था, और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस तरीके से हुआ था, तो हिंदुओं में भी और भारत में भी, जिसके कारण भारत में काफ़ी रोष था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था।
ठीक है। ऐसे 1920 ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन इसकी जो ग्राउंड सरफेस पे काम हुई थी वह 1 जनवरी 1921। SCERT भी 1 जनवरी 1921 ही देता है। अंग्रेजों ने रॉल एक्ट कानून किस आधार पर बनाया था? नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून। महात्मा गांधी की राजनीति सफलता, रॉल एक्ट कानून क्यों लाया गया था? तो सर सिडनी की अध्यक्षता में। सर सिडनी की अध्यक्ष, सिडनी कौन था? ये सिडनी जो था ये जज था। सर सिडनी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की राजनीतिक सफलता, प्रथम विश्व युद्ध में असंतोष को दबाने के लिए पंजाब को भारत से अलग करने की स्वीकृति देना, खिलाफत आंदोलन को बंद करना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। महात्मा गांधी की जो राजनीतिक सफलता मिला था 1917 से लेकर 1918 के बीच में, इसे अंग्रेज काफ़ी बौखला गए थे, और जिसके कारण से ये रॉल एक्ट कानून भी एक लाने का मुख्य कारण हुआ था। दूसरी बात क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में असंतोष को दबाने के लिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों को मदद किए थे, इस आशा के साथ कि आने वाले समय में हमें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन ये सभी बातों को ब्रिटिश हुकूमत ने इग्नोर किया और इस असंतोष को दबाने के लिए और महात्मा गांधी की राजनीतिक सफलताओं से घबराकर रॉल एक्ट कानून को लाया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी ने भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रवादियों को कौन सा शस्त्र दे दिया था? महात्मा गांधी का कौन सा शस्त्र था जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राष्ट्रवादियों को दिया था? अहिंसा, सत्याग्रह, हड़ताल, उपवास, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा कि जो सत्याग्रह जो था ये महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र था, तो इसका आंसर सत्याग्रह ही कीजिएगा। हड़ताल, उपवास आपको करने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने जो शस्त्र दिया था वो सत्याग्रह का शस्त्र दिया था। किसने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था? किसने अपने पत्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सार्वजनिक हित, कौन सा? पब्लिक इशू जो होता है, सार्वजनिक हित और जिम्मेदारियों की भावना में विश्वास रखते हुए हम चंपारण जिला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, संभव नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर सिंह, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने कहा था। जब चंपारण गए थे तो वहाँ का जो जिलाधिकारी था महात्मा गांधी को जाने के लिए कहा, तो महात्मा गांधी इस पर बिल्कुल स्वीकृति प्रदान नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में चंपारण में बिना जाने छोड़कर नहीं जाऊँ। गांधी जी की भूख हड़ताल कौन से आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी की भूख हड़ताल कौन से आंदोलन से संबंधित था? अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। महात्मा गांधी की जो भूख हड़ताल थी ये शुरू हुआ था अहमदाबाद आंदोलन से। कहाँ से? अहमदाबाद। ये मिल मजदूरों का था आंदोलन। मिल मजदूरों के आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को शुरू किया था, या महात्मा गांधी की भारत में कहिए तो ये पहला भूख हड़ताल आंदोलन जो था वो अहमदाबाद आंदोलन में था। खेरा आंदोलन जो था ये किसानों के कर से संबंधित था और चंपारण तिनकटिया से संबंधित था। असहयोग आंदोलन जो था ये आपके रॉल एक्ट कानून और खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रेरित था। चंपारण में गांधी जी ने बगान मालिकों को कितना प्रतिशत रकम वापस करने पर सहमत हुए थे? एग्रीगेरियन कमेटी बना था 5 सदस्यीय, महात्मा गांधी भी सदस्य रहे थे। बगान मालिकों ने 25% जो रकम था वो वापस करने के लिए तैयार हो गया था महात्मा गांधी के इम्प्लीमेंशन पे। महात्मा गांधी के इम्प्लीमेंट करने पे तैयार हुए थे बगान मालिक। कितने प्रतिशत रिटर्न करने को? 25%। महात्मा गांधी गए थे चंपारण किसके बुलावे पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। और वो प्रस्ताव किसने रखा था? ब्रजकिशोर सिन्हा ने रखा था। कहाँ प्रस्ताव रखा था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 55 नंबर देखिए कि इनमें से कौन सा आंदोलन में महात्मा गांधी शरीक नहीं हुए थे? खिलाफत आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, रॉल एक्ट आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन। महात्मा गांधी जो शरीक नहीं हुए थे वो होम रूल मूवमेंट में नहीं शरीक हुए थे। होम रूल आंदोलन क्या था? होम रूल आंदोलन 2 लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। एक मद्रास में जो चलाया जा रहा था, इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में यही एक और लाइन जान जाइए कि एनी बेसेंट 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 में अगर पूछेगा तो प्रथम भारतीय महिला जब पूछेगा तो सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है। खिलाफत आंदोलन में तो महात्मा गांधी अग्रिम पंक्ति में थे ही। रॉल एक्ट कानून आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने विरोध काफ़ी किया था और सर्वोदय आंदोलन तो गांधी के द्वारा ही चलाया हुआ आंदोलन था। महात्मा गांधी होम रूल मूवमेंट जो मद्रास में और एक दूसरा चल रहा था बम्बई में, यानी मुंबई में, ये चल रहा था किसका? ये चल रहा था बाल गंगाधर तिलक का। किसका चल रहा था? बाल गंगाधर तिलक का। ये दोनों आंदोलन को महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं दिया था। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो हैं उसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखिए कि महात्मा गांधी होम रूल आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत के संबंध में उनका क्या विचार था? महात्मा गांधी अंग्रेजी हुकूमत के संबंध में कैसा थॉट रखते थे? क्या उनका जो थॉट था अंग्रेजों के प्रति कैसे विचार थे महात्मा गांधी का? जानिए इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा यहाँ पे कि महात्मा गांधी का कैसा विचार था अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों के प्रति शोषण का विचार था कि अंग्रेजों को एक्सप्लॉइटेशन करो मौका मिले तो। अंग्रेजों के शोषण को रोकने का उनका विचार था। अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना था, या अंग्रेजों को बिना नुकसान किए हुए अपने अवसरों को प्राप्त कर लेना महात्मा गांधी का मुख्य थीम था, लक्ष्य था।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी हुकूमत के संबंध में महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी था कि अंग्रेजों को बिना नुकसान किए हुए अपने अवसरों को प्राप्त कर लेना क्या था, महात्मा गांधी का मुख्य आइडियोलॉजी था। और इसी कारण उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को बिना नुकसान किए हुए अपने अवसरों को प्राप्त करना महात्मा गांधी का मुख्य जो मोटो था, इसी कारण होम रूल में वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से आंदोलन को चलाया था? नस्ल भेद आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद आंदोलन था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? नस्ल भेद। चलिए आगे देखिए कि भारत में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में किस घटना ने राजनीतिक चेतना को प्रारंभ किया था? भारत में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ था, आज़ादी के कुछ ही वर्षों पहले। लगभग आज़ादी के भारत में 20वीं शताब्दी में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ काकोरी षड्यंत्र कांड, चटगांव शस्त्रागार, मुजफ्फरपुर बम कांड, बंगाल विभाजन। तो जो यहाँ जो राजनीतिक चेतना का जो प्रारंभ हुआ था ये मुजफ्फरपुर बम कांड से। 1908 में किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए ये वहाँ पे बम फेंके थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था, जिसके बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिली थी और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार लिया था। खुदीराम बोस बम फेंकने के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, हाजीपुर, सोनपुर, बेनी, मुजफ्फरपुर, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनी स्टेशन पे। कौन से स्टेशन पे? वेनी स्टेशन पे। वेनी स्टेशन पे जब ये पहुंचे थे तो वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा बात किया जा रहा था कि किंग्सफोर्ड पे बम फेंका गया, किंग्सफोर्ड बच गया। अचानक खुदीराम बोस के मुंह से निकला कि किंग्सफोर्ड बच गया। उसके बाद लोगों को शक हुआ और किंग्सफोर्ड को बंदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया। और किंग्सफोर्ड के बम कांड के कारण खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है बंगाल में। बाल गंगाधर तिलक को किस दंड के लिए 6 वर्ष का जेल दिया गया था? राजद्रोह, अंग्रेजी अधिकारी की हत्या, मराठा का संपादन, स्वराज अधिकार का मांग, इनमें से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी नेताओं में से आते थे। भारत में 3 क्रांतिकारी नेता थे, लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये राजद्रोह के केस में 6 वर्षों के लिए मांडले जेल में गए थे, बर्मा के मांडले जेल में। वहाँ पे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, गीता रहस्य। क्या लिखा था? गीता रहस्य। ठीक है, तो ये राजद्रोह के केस में क्या हुए थे? 6 वर्षों के लिए इन्हें जेल मिला था। यहाँ पे जो मराठा और केसरी जो देख रहे हैं, इसका संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। यहाँ से पूछता है कि मराठा और केसरी का लैंग्वेज क्या था? तो नाम है मराठा, लेकिन ये प्रकाशित हुआ था इंग्लिश में। नाम है मराठा लेकिन प्रकाशन हुआ था इंग्लिश में। और केसरी जो हुआ था ये मराठा लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। किस लैंग्वेज में? मराठा लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है यहाँ पे। बंगाल से बिहार को किस आधार पर बांटा गया था? राजनीतिक आधार, धार्मिक आधार, सांस्कृतिक आधार, भाषा के आधार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बंगाल से बिहार को जो बांटा गया था वह भाषा के आधार पर बांटा गया था, क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले ही भाषा के आधार पर जो बांटे जा रहे थे। ठीक है, तो 1912 में ये अलग हुआ। 22 मार्च को भारत इसी कारण बिहार दिवस मनाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 1 अप्रैल से इसे औपचारिक रूप से मान्यता मिल गया था। शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के उपरांत कलकत्ता के टाउन हॉल में शोक दिवस मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम यहाँ दोनों लोग पार्टिसिपेट किए थे कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध करेंगे। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, एक से अधिक। बाल गंगाधर तिलक का संबंध था महाराष्ट्र से। ये बंगाल विभाजन के विरोध को भारत के सभी क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाना चाहते थे। लाला लाजपत राय का संबंध था पंजाब से और बिपिन चंद्र पॉल का संबंध था बंगाल से। तो 2 लोग कौन कौन? बाहर वाले, महाराष्ट्र और पंजाब वाले ले जाना चाहते थे। यही सब बातों को लेकर मतभेद हुआ था 1907 में, जब कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक गर्मपंथी विचारधारा और एक नरमपंथी विचारधारा। ठीक है, यही बंगाल विभाजन के बातों को राष्ट्र स्तर पर फैलाने की बात को लेकर। लाला लाजपत राय पर लाठियों से किसने प्रहार किया था? सिडनी रॉलेट, चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, सॉन्डर्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय के शरीर पर लाठियों से प्रहार किया था। किसने? सॉन्डर्स ने। सॉन्डर्स के द्वारा प्रहार के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर किए गए लाठियों का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इसी सॉन्डर्स लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को भगत सिंह क्या करते हैं? गोली मारते हैं। भगत सिंह गोली मारते हैं, सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं भगत सिंह, क्योंकि जिस समय सॉन्डर्स के द्वारा लाठियों से प्रहार किया जा रहा था वह घटना था सर जॉन साइमन वाला, क्योंकि भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया था और ये लोग विरोध कर रहे थे और वहीं पे लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स ने लाठियों से प्रहार करके इनको घायल कर दिया और बाद में इनका निधन हो गया। कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच में, देखिए स्टेटमेंट समझिएगा, कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच में क्षेत्रीय
विषमता को समाप्त करना किसका नारा था? WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। WC बनर्जी कौन थे? WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन की? तो ये हुआ था मद्रास में। और प्रथम गैर जो हिंदू यानी मुस्लिम जो अगर पूछेगा तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो प्रयागराज में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का एक 1912 वाला अधिवेशन याद रखिएगा जो पटना में हुआ है, और एक 1922 वाला कांग्रेस का अधिवेशन याद रखिएगा। 1940 वाला कांग्रेस का अधिवेशन याद रखिएगा। 1924 में महात्मा गांधी के बेलगाम अधिवेशन को याद रखिएगा। 1929 और 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन को याद रखिएगा। और 1928 में मोतीलाल नेहरू वाले कांग्रेस अधिवेशन को याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन थे जिसमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को जोड़कर देखा जाता है। भारत में गरमपंथी लोगों को अंग्रेजों के प्रति कैसा व्यवहार होता था? गरमपंथी वाले लोग निवेदन, मांग, रचनात्मक कार्य या निर्भरता। तो गरमपंथी विचारधारा के लोग जो थे वो रचनात्मक कार्यों के समर्थक थे। वो अपने बल पे वो चाहते थे कि हम देश को आज़ाद कराएं। ये रचनात्मक कार्यों के क्या थे? समर्थक थे। निवेदन और मांग तो इनका खैर था ही नहीं गरमपंथी विचारधाराओं का। जहाँ तक हम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना का पैदा करना हो, ताकि धर्म और जाति के आधार पर जो भारत में विभिन्नता है इसे जो है इससे अलग होकर एकजुट रह सके। ये किसका कथन था? जहाँ तक हम हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय चेतना पैदा करना है जिसमें धर्म और जाति की विभिन्नता से अलग होकर एकजुट होकर रह सके। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बी इज राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के बुलावे पे ये भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पे महात्मा गांधी भारत आए थे और इन्होंने ही महात्मा गांधी को कहा था कि आप 1 वर्षों तक आप भारत का भ्रमण करें और उसके बाद आप भारत की राजनीतिक स्थिति को समझें। महात्मा गांधी जब इस भारत को जब भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि वाकई उन्हीं 1893 वाला भारत 1915 में नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ए.ओ. ह्यूम ये रहने वाले थे कहाँ के? आयरलैंड के। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ये आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे थे। भारतीय संस्कृति और बहुमूल्य धरोहर। भारतीय संस्कृति और उसके बहुमूल्य धरोहर के प्रति शोध और उत्खनन कार्य का संबंध किसका रहा था? विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और जेम्स प्रिंसेप जो थे ये भारत के बहुमूल्य धरोहर और शोध को काफ़ी इसमें काम किए थे। तो तीनों इसका आंसर सही होगा। किसने जाति भेद पर आधारित न्याय का समानता को दूर करने का प्रयास किया था? जाति भेद पर आधारित न्याय की समानता को दूर करने का प्रयास। ऑप्शन ए डफरिन, बी लेंसडाउन, सी रिपन, डी कर्जन। आप जानते होंगे कि जाति भेद पर आधारित अंग्रेजों की व्यवस्था के अगेंस्ट में जाकर एक कानून लाया गया था। उस कानून का नाम था इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल को कौन लाता है? रिपन लाता है। क्यों लाता है? कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था 2 तरीके का था, भारतीयों के लिए अलग और ब्रिटिश के लिए अलग, यूरोपियों के लिए अलग, तो इसे दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया जाता है। लेकिन भारत में यह इल्बर्ट बिल वापस फिर कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे यूरोपियों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस किस वर्ष आया था? 1878 में। और भारत में आम राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाने में सर्वप्रमुख कौन था? भारत में जो भी राष्ट्रवाद की भावना आई थी तो कैसे पनपी थी? राजनीतिक एकता, आर्थिक मजबूती, सामाजिक चेतना, अंग्रेजी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अंग्रेजी शिक्षा। और भारत ही नहीं, चाहे वो आपके जो भी विश्व के इतिहास, अगर आप इसी प्लेलिस्ट में बना हुआ है क्लास 9th और 10th का विश्व का इतिहास का भाग 1 और भाग 2, जब आप उसमें देखेंगे तो जो भी राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई थी वह विदेशी शिक्षा और जो एजुकेशन ही था उसका मूल आधार था। किसी भी जो राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए सबसे मुख्य कारण होता है शिक्षा। फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार की भारतीय स्वतंत्रता को मजबूती दिया था? तो फ्रांस की क्रांति से 3 बातों को मेंशन किया गया था, समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता। फ्रांस की क्रांति से 3 बातों को लिया गया था, कौन कौन? समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता जो था ये कहाँ से आया था? फ्रांस की क्रांति से आया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष कब रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भावना का विकास भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के पीछे मुख्य कारण क्या था? जो राष्ट्रीयता की जो भावना आई थी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास
कोशिश का भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास राष्ट्र भारत में किसके कारण ये जन्म लिया था? सामाजिक संगठन, एक विकसित सोच, देश के प्रति लगाव या भारतीय होना? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारतीय होना। ये अपने आप में उस समय राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह में कौन से कारण रहे थे? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। तत्कालीन कारण में क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। सामाजिक कारण में सती प्रथा 1829 में बैन किया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया। तो ये क्या था कि जो सामाजिक लोगों को लगता था कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे उनको समुद्र पार करवाया जाता था, जिसके कारण उनको लगता था कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। आर्थिक कारण में डलहौजी की जो नीति था, व्यगप्त नीति, उससे पहले वेलेस्ली की सहायक नीति, ये सभी इंपॉर्टेंस रखते थे। ठीक है। धार्मिक सद्भाव भी, समुद्र पार कराने वाला और चर्बी के कारतूस से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे ये सभी जुड़े हुए थे। अभी आप जो यहाँ पे क्वेश्चन देखें आपके भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ये टॉपिक है, तो आप लास्ट तक अगर बने हुए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुझाव आप कमेंट में लिखिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, और आप कंटिन्यू मेरे साथ कनेक्ट रहें। और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम से पहले आप एकदम हर हाल में इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसको आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत वीडियो आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।